मेरे मामू और मामी अब्बा के साथ ही रहते थे। मैं कई सालों बाद पाकिस्तान आई थी। मेरी दोस्त का आधी रात फोन आया। कमरे में नेटवर्क ना होने की वजह से मैं छत पर बात करने गई, तभी देखा कि स्टोर रूम में कोई है, और जब मैंने खिड़की से झांका तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अंदर तो मामू और माँ मुझे देखकर इतनी शर्म आई कि मेरा नाम फातिमा है। मैं और मेरी बहन अलीना अपने माँ बाप की दो ही इकलौती बेटियां हैं। हम दोनों बहनों के दरमियान में बचपन से ही बहुत प्यार रहा है और हम दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही फर्क है। मैं एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं और मेरी बहन काफी छोटे थे जब पापा ने हम दोनों का दाखिला बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भी मैं और मेरी बहन साथ में ही चले गए थे। हम दोनों बहनें हमेशा साथ ही रही, लेकिन हम दोनों को हमेशा अपने मुल्क की याद आती। इतनी दूर होने की वजह से सालों तक हम मामा पापा से मिल भी नहीं पाते थे, लेकिन अब क्योंकि हमारी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी, इसलिए हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं। लेकिन अलीना तो कुछ ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि अलीना जिस लड़के को पसंद करती थी वही उसके बारे में घर पहुंचते ही पापा से बात करने वाली थी, और फिर उन दोनों का कुछ ही महीनों में शादी करने का प्लान था। हालांकि पसंद तो मैं भी एक लड़के को करती थी, लेकिन मैंने अभी ये तय कर रखा था कि जब तक अलीना की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं घर में किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। क्योंकि मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उसका घर बसाना जरूरी था, और फिर मेरा अभी फिलहाल इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन अलीना को शादी की जल्दी थी, इस वजह से भी घर पहुंचते ही फौरन इस बारे में बात करना चाहती थी। खैर, हम दोनों बहनें कुछ ही दिनों के बाद अपने घर पहुंच चुके थे, और वो लड़का जिसका नाम अहमद था, जो मेरे होने वाले बहनोई थे, वो भी हमारे ही शहर के थे, और उनका ताल्लुक एक बहुत ही नामी ग्रामी फैमिली से था। मेरे घर में मेरे मामा पापा के साथ मेरे मामू जी भी रहते थे, क्योंकि मामू जी ने कभी शादी नहीं की, इस वजह से हमेशा से माँ के साथ ही रहे थे। घर पहुंचकर हम दोनों बहनें बहुत खुश थी। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने एक फैमिली ट्रिप बनाई, और उसके बाद हम सभी लोग एक साथ मिलकर पाकिस्तान की कई जगहों पर घूमने के लिए गए। इतने सालों से क्योंकि हम अपने फैमिली के साथ नहीं रहे थे, तो हम दोनों बहनें ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ ही गुजारना चाहते थे। इधर हम जब फैमिली ट्रिप से वापस आए तो खाना खाते वक्त अलीना ने पापा से कहा कि मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहती हूँ। अलीना ने जैसे ही ये बात कही, न जाने क्यों मेरे खुद भी हाथ पैर कांपने लगे। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि मेरे पापा अलीना की पसंद की शादी करने के लिए मान जाएंगे, लेकिन फिर भी शायद ये बात ही कुछ ऐसी होती है कि हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरा इतना कहना था कि अब मामा और पापा सभी की नजरें अलीना के ऊपर जाकर जम गई थी। मैं भी उन्हें देख रही थी। घबराहट उनके चेहरे से भी बुरी तरह से टपक रही थी। पापा ने अलीना से कहा, क्या हुआ, क्या कोई टेंशन वाली बात है? तो अलीना ने कहा, नहीं पापा, टेंशन वाली नहीं, लेकिन खुशी की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ, और उन्होंने अहमद के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पापा को बता दिया। इससे पहले कि पापा कुछ कहते कि तभी मामा कहने लगी कि लेकिन तुम्हारे पापा ने तो पहले से ही यहाँ पर एक लड़का पसंद कर रखा है जो बहुत ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है, उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। इस बात पर अलीना का चेहरा उतर गया। वो कहने लगी, पर मैं अहमद के सिवाय और किसी को अपने शौहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती। इस बीच माँ बहस करने लगी कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने माँ बाप की बात नहीं मानोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ इस तरह की बात क्यों कर रही है। क्या उन्हें अलीना की खुशी नहीं दिख रही है? तभी पापा ने कहा कि देखो, मैं अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहता जब तक कि मैं इस लड़के से और उसकी फैमिली वालों से नहीं मिल लेता। अलीना ने कहा, ठीक है पापा, आप उन लोगों से मिल लीजिए, और जब आपको सब कुछ सामने से ठीक लगे तभी आप इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाइएगा। इस बात पर माँ गुस्सा होने लगी। वो पापा से बोली कि ये बच्चे तो नादान है, ये क्या जाने अच्छे बुरे की समझ। आज की दुनिया जैसे दिखती है वैसे नहीं होती। ये वहाँ 4 दिन उस लड़की के साथ रही और उससे अपना सब कुछ मानने लगी, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं कि वो लड़का सच्चा और ईमानदार ही हो। क्या पता उसने जब ये देखा कि इतने अमीर खानदान की लड़की है तो इसलिए इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया हो। और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी अलीना कितनी सीधी है। अलीना ने माँ से कहा कि माँ, मेरी बात का यकीन करिए, अहमद ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो रुपये पैसे में हम लोगों के बराबर ही है। पापा ने उन दोनों की बात को बीच में काट कर कहा कि मैंने कहा है ना, इस वक्त हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उन लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेंगे। माँ कहने लगी कि लेकिन फिर जिन लोगों से हमने अलीना और फातिमा दोनों के बारे में बात कर रखी है, वहाँ क्या हमारी बात खराब नहीं होगी? इस तरह से तो हमारी नाक नीचे हो जाएगी। पापा ने कहा कि अपनी बेटियों की खुशियों के लिए अगर मेरी नाक नीचे होती भी है तो हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा की ये बात सुनकर मैं और अलीना बहुत खुश हो गए। मैं यही सोचने लगी कि माँ इतने साल से पापा के साथ रह रही है, लेकिन फिर भी उनकी सोच वही दकियानुसी है। लेकिन शुक्र है कि कम से कम मेरे पापा तो ऐसे नहीं है। उसके बाद हम लोग अपने कमरे में लेट गए। अलीना ने उसी दिन फोन करके अहमद को सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि वो अपनी फैमिली से बात करके 2 या 3 दिन
में ही इन्हें बता दे। हम लोग उसके घर जा सके। इधर 3 दिन के बाद हम सभी लोग अहमद के घर गए। अहमद का घर वाकई में बहुत अच्छा था और उसकी फैमिली वाले भी बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे लोग थे। वहां पहुंचकर पापा के चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि पापा को सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। लेकिन न जाने क्यों माँ के चेहरे पर मुझे कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। मैंने माँ से कहा कि माँ आपको क्या यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उस पर माँ कहने लगी कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो फातिमा, ये सब एक झूठा दिखावा है। तुम लोग अभी बच्चियां हो, मैंने एक उम्र गुजारी और मुझे पता है, इसलिए मुझे ये लग रहा है ये लोग सिर्फ अलीना को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से दिख रहा है कि ये करोड़पति आदमी की बेटी है और जो भी जायदाद है उसका कम से कम आधा हिस्सा तो इन्हें आराम से मिल ही जाएगा। बस यही सोचकर उन्होंने अपने लड़के को अलीना के आगे दाना डालने के लिए भेजा था। मैंने माँ से हंसते हुए कहा कि लगता है पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स को ज्यादा ही सीरियस देखती हैं, आपका दिमाग अब सिर्फ हर जगह ऐसे ही घूमता रहता है। मेरी बात का यकीन करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने सालों में मैं अहमद से कई बार मिली पर मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि अहमद में किसी भी तरह का कोई खोट है। माँ कहने लगी कि अहमद ठीक है, मैं अहमद से बात करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को इस तरह से किसी के भी हवाले नहीं कर सकती। इतना ज्यादा दिमाग नहीं चला पाती जितना कि तू चलाती है, उसके अंदर चालाकी भी बिल्कुल नहीं है। मैं सोचने लगी बात तो ठीक है, माँ अलीना के भोलेपन की वजह से कई बार उनके दोस्त उनका फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। मैं भी चाहती थी कि माँ जो भी अहमद से पूछे वो ठीक से जवाब दे, ताकि माँ को भी तसल्ली हो जाए और अलीना भी जैसे चाहती है उसके साथ हमेशा खुश रहे। जब पापा को सब कुछ अच्छा लगा तो उसी दिन उन लोगों ने अलीना और अहमद की मंगनी की तारीख तय कर दी। अलीना बहुत ज्यादा खुश थी और मैं भी अपनी बहन के लिए, लेकिन ये सब देखकर मामा पापा पर गुस्सा होने लगी कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं? आपने सिर्फ एक मुलाकात में ही कैसे तय कर लिया कि वो लड़का और उसकी फैमिली हमारी अलीना के लिए अच्छा है? पापा ने कहा कि मुझे तो वहाँ कुछ भी खराबी नजर नहीं आई, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा समझ है तो तुम गलत सोच रहे हो। मेरी बात का यकीन मानो, मैं भी अपनी बच्चियों को भला ही चाहूंगा। मैं उनका बाप हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाओ। इधर मैंने और अलीना ने मंगनी की शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। सारे इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से हो गए और अलीना की मंगनी भी अहमद के साथ हो चुकी थी। सभी लोग पार्टी में एक दूसरे से मिलने जुलने में बिजी थे। हंसी खुशी का माहौल था। किसी बीच अलीना मुझसे बोली कि क्या तुमने अहमद को कहीं देखा? मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो अहमद को कहीं भी नहीं देखा। क्यों, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? यहीं कहीं किसी से मिलने के लिए गए होंगे। आप फिक्र मत करिए, थोड़ी देर में ही वो आ जाएंगे। अलीना बोली कि लेकिन मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ और फोन भी मिला रही हूँ, पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माँ हमारे पास आई और कहने लगी कि अलीना क्या तुम अहमद को ढूंढ रही हो? दरअसल मैंने उसे ऊपर जो कमरे बने हुए हैं वहां पर जाते हुए देखा है। हो सकता है वहां किसी काम से अपने रूम में गया हो। ये सुनते ही अलीना फौरन ही अहमद से मिलने के लिए उनके कमरे में चली गई और उधर मैं अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी हो गई। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि तभी ऊपर से मुझे अलीना के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिससे हम सब लोग बुरी तरह से घबरा गए। हर कोई ऊपर की तरफ ही देख रहा था कि तभी पापा ने बात को संभालते हुए सबसे कहा कि घबराइए नहीं, अलीना थोड़ी डरपोक किस्म की है, वो छिपकली को देखकर डर जाती है। तभी इतनी तेजी से चलाती है सुनकर वहां पर खड़े सब लोग हंसने लगे और एक बार फिर से म्यूजिक स्टार्ट हो गया और सभी लोग बिजी हो गए। लेकिन मैं, पापा, मामा सब लोग फौरन ही सबकी नजरों से बचते हुए ऊपर कमरे में पहुंचे। जब हम वहां गए तो अलीना दरवाजे पर ही बेहोश पड़ी हुई थी और अंदर का नजारा देखकर हम सबकी खुद की रूह काम गई। अंदर अहमद एक लड़की के साथ और उनकी जो हालत थी वो बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं थी। वो लोग ऐसी हालत में थे कि हम सब शर्म से पानी पानी हो गए। मैं तो वहां से पीछे हट गई और अलीना को उठाकर साइड में बिठाया। मुझसे तो अपने माँ बाप के सामने ये सब देखा ही नहीं चाह रहा था। उस लड़की ने फौरन ही खुद को चादर से ढका और एक तरफ खड़ी हो गई। माँ ने उस लड़की के गाल पर एक खींचकर तमाचा मारा और पापा ने अहमद को उठाया, लेकिन वो तो उस वक्त नशे में बुरी तरह से धुत था। उन्हें तो किसी भी बात का कोई एहसास ही नहीं था। ये सब क्या कर रहे हैं? माँ बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगी और पापा से कहने लगी कि देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये लड़का बहुत बड़े धोखेबाज है, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी एक भी बात नहीं मानी। हर कोई अपने आप में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कोई अपने तजर्बे को गिना रहा था तो कोई अपनी होशियारी को, लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता भी नहीं है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़का ऐसा ही है। अलीना को तो मैंने शुरू से देखा कि उसे इंसान की पहचान ही नहीं है और बस इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कह रही थी कि पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। जहां अलीना का रिश्ता तय करने की बात की थी वो लड़के बहुत ही समझदार और सुलझे हुए थे। वहीं पर दोनों बेटियों का एक साथ ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या सोचती रहती है। अम्मी लगातार बड़बड़ाती चली जा रही थी, जिससे पापा को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि तुम थोड़ी देर खामोश रहोगे। अभी मैं जिन हालातों में हूँ, क्या वहां पर ये सारी बातें करना और मुझे ताने देना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? कम से कम जो हालात है उसको तो समझो। बाद में घर पहुंचकर तुम्हें जितनी भी भली बुरी मुझे सुनानी है सुनाती रहना। पापा ने अहमद के चेहरे पर ढेर सारे पानी के छींटे मारे, लेकिन वो तो होश आने
आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी। अम्मी ने फौरन ही उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? तो लड़की कहने लगी, मैं तो अहमद की महबूबा हूँ और अहमद ने ही मुझे आज यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा कि जब से वो इधर आया है तब से वो मेरे लिए बुरी तरह से तरस रहा था और इसलिए हम लोग खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ पर मिलने चले आए। अम्मी ने एक बार फिर से उस लड़की के गाल पर खींचकर तमाचा मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया। इस पर वो लड़की हंसने लगी, कहने लगी कि तुम लोग तो खुद ही बेवकूफ हो जो अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर रहे हो। इतना कहते हुए वो लड़की बाथरूम में गई और कपड़े को बदल कर ही वहां से अपना सामान लेकर निकल गई और हम सब उसे देखते ही रह गए कि अचानक से ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। अम्मी ने पापा से कहा कि अब क्या यहीं पर सारी रात गुजारनी है, चुपचाप घर चलो। उसके बाद पापा ने बाहर जाकर सबको कहा कि अलीना की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए पार्टी यहीं पर खत्म होती है। उसके बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। मुझे अलीना के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह अहमद से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब अहमद के घर वालों ने उनकी यह हालत देखी तो उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस तरह की हरकत कर सकते हैं। अंकल पापा को समझाने लगे कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन पापा ने कहा कि अब आपका झूठ सामने से पकड़ा गया है और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं जिंदा मक्खी निकल लूं। मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं बांध सकता जिसे आधी नई लड़की चाहिए। इतना कहकर हम सभी लोग अपने घर वापस आ गए। अलीना को अभी तक होश नहीं आया था। हमारी फैमिली डॉक्टर ने जब अलीना का चेकअप किया और उन्हें कुछ इंजेक्शन दिए, ये सदमे की वजह से बेहोश हो गई है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर के चले जाने के कुछ देर के बाद अलीना को जब होश आया, वह अहमद का नाम पुकारे चली जा रही थी। उसके बाद पापा ने उन्हें एक बार फिर से सब कुछ बता दिया और उन्होंने कहा कि अब उनका और अहमद का रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनते ही वो रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरा अहमद ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने उनसे कहा कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो, ऐसी बेवकूफी तुम कैसे कर सकते हो? उसके बाद उन दोनों लोगों का रिश्ता टूट गया। अलीना बहुत उदास रहने लगी। वो हर वक्त चुपचाप रहती। अलीना की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। उधर माँ जिस घर में अलीना और मेरा रिश्ता करवाना चाहती थी, वहां के लिए उन्होंने पापा से बात करना शुरू कर दी। पापा ने उनसे कहा कि अभी आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है, अभी तो अलीना अहमद के गम में ही डूबी हुई है और उसे इस गम से उभरने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी अभी शादी करनी चाहिए। लेकिन माँ का कहना था कि अगर हम अभी अलीना की शादी तय कर देते हैं और उसकी बातचीत उस लड़के से शुरू हो जाएगी तो उसका दिल दूसरी जगह पर लगने लगेगा, जिससे वो धीरे धीरे अहमद के बारे में भूलने लगेगी। मुझे भी माँ की ये बात ठीक लगी क्योंकि अलीना का उस वक्त ध्यान भटकाना बहुत जरूरी था। वो जितना खाली रहेगी इतना ज्यादा ही वो अहमद के बारे में सोचती रहेगी। एक दिन जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर गई और जब मैं वहां से लौट रही थी तो मुझे रास्ते में अहमद ने रोक लिया। वो मुझसे कहने लगा कि मेरी बात का यकीन करो, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन मेरी बात का यकीन नहीं करी। मैंने उसे ना जाने कितनी बार फोन किया, पर वो ना तो मुझसे मिलना चाहती है ना ही मेरा फोन उठा रही है। कम से कम तुम तो मेरी बात मानो। मैंने अहमद से कहा कि तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ा है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अहमद मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। मैं कहने लगी कि मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो क्योंकि तुम्हारे घर में और कोई नहीं मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात का यकीन मानो, मैंने तुम्हारी बहन के सिवा कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है। अहमद के बहते आंसू देखकर न जाने क्यों मेरा दिल पिघलने लगा। क्या मैं उसकी बात पर यकीन करूं? पर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था मैं उसे भी इंकार नहीं कर सकती थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस अपने घर लौट आई। लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा उलझन में था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात के वक्त मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में अहमद की वही बातें चल रही थी। मैं खिड़की के पास खड़े होकर अभी यही सब सोच रही थी कि तभी सामने मैंने जो मंजर देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस दिन अहमद के साथ कमरे में जो लड़की पकड़ी गई थी वो उस वक्त मेरे घर के गेट पर खड़ी हुई थी। वो यहाँ पर क्या कर रही थी ये देखकर मैं बुरी तरह से चौंकी। इससे पहले कि मैं दौड़ती हुई मैं गेट पर पहुंचती कि तभी मैंने किसी को आगे की तरफ बढ़ते हुए देखा। अच्छा, मैंने ध्यान दिया वो और कोई नहीं मेरी अम्मी ही थी। अम्मी ने उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा पकड़ाया और उसके बाद वो दोनों फौरन ही वहां से गायब हो गए। मैं फौरन ही उतर कर नीचे हॉल में आई और माँ के कमरे में जाने का इंतजार करने लगी। और जैसी अम्मी अपने कमरे में गई मैं फौरन ही दौड़कर बाहर पहुंची। मैंने अपनी कार निकाली और उस लड़की का पीछा करना शुरू किया और आगे जाकर मैंने उस लड़की को पकड़ लिया। पहले तो वो लड़की मुझे कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी कि वो मेरे घर पर क्या कर रही थी, लेकिन फिर जब मैंने उसे ढेर सारे रुपयों का लालच दिया तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद उसने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा कि उसे ये सब करने के लिए मेरी माँ ने ही पैसे दिए थे ताकि अलीना और अहमद की शादी टूट जाए। उसके बाद मैंने उसको उसका मुंह बंद रखने की रकम पकड़ाई और वापस घर लौट आई। लेकिन अब मेरे दिमाग में और भी ज्यादा सवाल पैदा होने लगे कि आखिर माँ ने अलीना की जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्या सिर्फ अपनी इस जिद की वजह से जहाँ अलीना और मेरी शादी करवाना चाहती है वहां पर ही उनकी शादी हो? क्या कोई माँ ऐसी भी हो सकती
सकती है जो अपनी बेटी का दिल तोड़कर ऐसा काम करे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ऐसी है। इसका मतलब ये था कि अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं पापा को इस बारे में सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं था और दूसरा अपनी ही माँ के साथ ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं एक बहुत ही परेशानी में फंस चुकी थी। एक तरफ मेरी बहन थी और दूसरी तरफ मेरी माँ। 2 हफ्ते के बाद ही माँ ने अपनी जिद पर जिस लड़के से शादी करवाना चाहती थी उससे अलीना की मंगनी करवा दी। उनका बस चलता तो उस लड़के के छोटे भाई से मेरी भी मंगनी करा देती, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही पापा को कह रखा था कि मैं 2-3 साल से पहले अपनी शादी नहीं करने वाली, बस इसी वजह से माँ की मुझ पर एक भी ना चली। उन्होंने मुझे भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे माँ की बातों से न जाने क्यों एक अजीब तरह की साजिश की बू आ रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ हम दोनों की शादी करने के लिए इतना ज्यादा हलचल क्यों मचा रही है। मेरे दिलो दिमाग में जो भी बातें आ रही थी मैं उन्हें सोचना नहीं चाहती थी। उन्हीं सबके दरमियान एक दिन मेरे दोस्त का फोन आया। उस वक्त अलीना गहरी नींद में सो रही थी और नेटवर्क नहीं आने की वजह से मैं छत पर चली गई और फिर छत के बने स्टोर रूम में मैंने जो नजारा देखा उससे तो मेरी दुनिया ही पलट गई। उस वक्त माँ और मामू को एक साथ इस तरह से देख रही थी जो कभी कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी माँ मेरे पापा को धोखा दे रही थी और वो इतना गिरा हुआ काम आखिर कैसे कर सकती थी। अब तो मेरी दुनिया ही पलट कर रह गई थी। उनकी जो हरकत थी उसे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैं नीचे कमरे में आ गई। लेकिन उस पूरी रात मैं लगातार रोती रही, जिसकी वजह से सुबह मेरी आंखें सूज चुकी थी और हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि आखिर मेरी तबीयत को क्या हुआ है, पर मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं माँ का भांडा फोड़ कर ही रहूंगी। अब तो मुझे अपनी माँ और मामू से नफरत होने लगी थी। वो लोग मुझे एक आंख भी नहीं भा रहे थे, इसलिए अगले दिन ही रात को छुपके से स्टोर रूम में कैमरा लेकर मैं पहुंच गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि उन लोगों ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए स्टोर रूम को ही अपना अड्डा बना रखा है, क्योंकि छत के स्टोर रूम में हम घर वालों में से कभी कोई नहीं चाहता था। सालों में जब कभी सफाई होती तो वो भी नौकर ही चाकर करते थे और इसलिए उन्हें अपने इरादों को पूरा करने के लिए ये जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं वहां पहुंचकर ऊपर की तरफ चढ़कर कैमरा लगा ही रही थी कि तभी अचानक मेरा पैर लड़खड़ा गया और जिसकी वजह से ऊपर रखा हुआ एक बक्सा नीचे गिर गया और उसमें रखा हुआ सारा सामान जमीन पर बिखर गया। मैं बुरी तरह से डर गई कि कहीं इतनी तेज आवाज सुनकर घर वालों में से कोई यहाँ ना आ जाए और मैं जो करना चाहती हूँ वो सबको पता ना चल जाए। मैं जल्दी जल्दी इस बक्से का सारा सामान समेट कर बक्से में रखने लगी कि तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिससे मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बाद उस बक्से में रखे हुए जो कागज थे उनको मैंने देखा और मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे फटा जा रहा था। मैंने फौरन ही उन कागजों को अपने हाथ में छुपाया और सब कुछ पहले जैसे करके नीचे उतर आई और थोड़ी देर के बाद जब सभी लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए तो मैं शॉपिंग का बहाना करके अस्पताल पहुंची और वहां जाकर मैंने रिसेप्शन में बात की। पहले तो वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि रुपए में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा काम आसान कर देते हैं, इसलिए मैंने फौरन 15,000 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए और बस फिर वो मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वो मुझे छुपके से रिकॉर्ड रूम में लेकर गया और वहां पर पहुंचकर मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मुझे ये सारी कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी। सारे सबूतों को लेकर मैं घर लौट आई। अब मैं मामू और माँ दोनों लोगों पर नजर रखने लगी, क्योंकि मैं हर वक्त उनके पीछे नहीं जा सकती थी। इस वजह से मैं जो भी जाना चाह रही थी उसमें मैं कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने एक आदमी को उन लोगों पर नजर रखने के लिए कहा और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने जो बात और तस्वीरें मेरे सामने पेश की तो मुझे सब समझ आने लगा। लेकिन अब सवाल ये था कि ये आखिर इस सब को अपने घर वालों के सामने मैं कैसे लाऊं और अभी भी जो बाकी के सवाल है उनके जवाब मैं कहां और कैसे ढूंढूं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल जिस लड़की के साथ अलीना की मंगनी हुई थी उसको किसी ने अगवा कर लिया और उन्होंने बहुत बड़ी रकम मांगी थी, जिसे सुनकर मेरे घर वाले बुरी तरह से घबरा गए। उन लोगों ने धमकी दी थी मांग पूरी नहीं हुई तो वो उस लड़के को खत्म कर देंगे। मेरी माँ ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। मैं पापा से कह रही थी कि उन लोगों को जितना भी पैसे चाहिए हम उन लोगों को दे देंगे, लेकिन मेरे होने वाले दामाद को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पापा ने भी कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, पहली बात तो हमारे दामाद के घर वालों के पास इतना पैसा है कि वो अपने बेटे को हर हाल में बचा लेंगे। इस बारे में पापा ने यासिर के घर वालों से बात की तो वो कहने लगे दरअसल इनकी तो हर चीज लोन पर है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो यासिर की रकम को चुका पाए। ये सुनने के बाद मामा पापा पर दबाव डालने लगी कि जितनी रकम उन लोगों ने मांगी है वो सारी की सारी पापा ही चुका दें। पापा भी अपने दामाद की जिंदगी को बचाने के लिए इस शर्त के लिए मान के, लेकिन मैंने इस सब की खबर पुलिस को दे दी और फिर जिस दिन पापा रकम उन लोगों को देने जाने वाले थे उसी दिन पुलिस ने वहां पर जाकर छापा मार दिया और फिर आगे जो हुआ उससे तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उन्होंने यासिर को खत्म कर दिया था। हम सब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर यासिर की लाश पड़ी थी। उसकी लाश को देखते ही सब फुट फुट कर रोने लगे और बुरी तरह से अपनी छाती पीटने लगे। हर किसी के वहां पर आंखें नम थी। अलीना भी रो रही थी, लेकिन ताज्जुब वाली बात
ये थी कि उसके सगे माँ बाप जितना नहीं रो रहे थे, इससे कहीं गुना ज्यादा मेरी माँ और मामू रो रहे थे। और इसी बीच माँ ने जो कहा उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। माँ रोते हुए कहने लगी, यासिर बेटा तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे जिएगी? और फिर माँ ने मेरी तरफ नफरत भरी नजर से देखा और कहा कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझे कहा था कि पुलिस को इस सब की खबर मत लगने दे। उन लोगों को जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा उन्हें दे दिया चाहता और वो मेरे बच्चे को छोड़ देते, लेकिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी और पुलिस को खबर करके तूने मेरे बच्चे की जान ले ली। यही कहते हुए माँ फौरन ही किसी शेरनी की तरह मेरे ऊपर लपकी और मेरी गर्दन पकड़कर जोर से दबाने लगी। जैसे तैसे बचाव करके पुलिस और पापा ने मुझे माँ के चंगल से छुड़ाया था। तभी माँ बहुत जोर से चिल्लाई कि मैं अब तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबकी भी जान ले लूंगी। इन दोनों को जैसे तैसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। ये सब देखकर पापा और अलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई हैरान था, बस सिर्फ मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने पापा से कहा, क्यों पापा, क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये पूरी कहानी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी बात बताऊं, सबसे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये औरत मेरी सगी माँ है? मेरे मुंह से जब ये बात वहाँ खड़े लोगों ने सुनी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गए। अचानक से माँ के आंसू बंद हो गए। अलीना भी मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और मुझसे बोली कि फातिमा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू ये कैसी बातें करी है? मैंने अलीना से कहा कि आप बिल्कुल चुप रहिए, मैं पापा से सवाल कर रही हूँ। मैंने एक बार फिर से धारते हुए पापा से कहा कि क्या ये औरत मेरी सगी माँ है? और उसके बाद पापा ने इंकार में अपना सर हिला दिया, जिससे अलीना भी हैरान रह गई। उसके बाद मैंने पापा से कहा कि तो फिर साफ साफ बताए कि ये औरत कौन है? पापा ने कहा कि तुम दोनों की माँ कोई और ही थी, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से पापा बुरी तरह से सदमे में चले गए। लेकिन हम दोनों को पालने की खातिर उन्हें खुद को इस दुख को सहने के लिए मजबूत बनना पड़ा। पर इतने बड़े कारोबार के साथ दो छोटी छोटी बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी उनसे हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो किसी नौकर के भरोसे हम दोनों बच्चों को छोड़ नहीं सकते थे। इसी बीच पापा के ऑफिस में काम करने वाले एक मुंशी ने उनसे ये बात कही कि उनकी एक बहन है जो काम चाह रही है और अगर वो चाहे तो उनकी बेटी को संभाल सकती है। पापा ने रहम खाकर उसकी बहन को हम दोनों बहनों को पालने के लिए रख लिया। और जब उन्होंने ये देखा कि वो औरत हम दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छा ख्याल रख रही है तो पापा बहुत खुश हो गए। लेकिन 2 साल के बाद उसने पापा से कहा कि वो अब अपनी बहन की शादी कर देगा, जिससे पापा बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि अब उन्हें एक बार फिर से अपनी बच्चियों के लिए इतनी ही देखभाल करने वाली औरत ढूंढनी पड़ जाती। पापा ने उसे बहुत मना किया कि वो ऐसा ना करे, पर वो अपनी बहन की जिंदगी की कहानी देने लगा कि उसकी बहन है और अगर आज उसने इसकी शादी नहीं की तो वो अपनी आगे की जिंदगी भला कैसे काटेगी। जब पापा ने ये बात सुनी तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, अगर मैं इनकी बहन से शादी कर लेता हूँ तो वो हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी और हम दोनों बहनों को संभालती रहेगी और उसकी भी खुद की जिंदगी सवर जाएगी। और बस यही सोचते हुए उन्होंने उस औरत से शादी कर ली, जो कि आज हमारी माँ बनी बैठी है। पापा ने मुझसे कहा कि लेकिन मैंने तो हमेशा ही तुम दोनों बहनों से ये बात छिपाई ताकि तुम कभी भी ये ना सोचो कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें सुतेली माँ ने पाला है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उसके बाद मैंने पापा को उस रात जो कुछ भी स्टोर रूम में देखा था सब कुछ बता दिया और फिर मैंने ये भी बताया कि मैंने वहां जब कैमरा लगाया तो मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें आपके साथ शादी के जोड़े में कोई दूसरी औरत खड़ी थी और उस बक्से में मेरी और अलीना के बेफाम के कागज थे जिसमें हमारी माँ का नाम कुछ और ही लिखा था। इसलिए जब मैंने उस अस्पताल में जाकर छानबीन की जहाँ मेरी और अलीना की पैदाइश हुई थी तो वहां जाकर पता चला कि दरअसल हमारी माँ तो कोई और ही है। मैंने पापा से कहा कि जब मैंने उन दोनों को पहली बार देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बहन अपने ही भाई के साथ ऐसे कैसे, लेकिन मैंने जब उनके पीछे जासूस लगाया तब फिर मुझे सब कुछ पता चल गया। ये दोनों कोई भाई बहन नहीं है बल्कि मियाँ बीवी थे। इस आदमी ने जानबूझकर आपके सामने इस तरह का रूप रखा ताकि आप उसकी बीवी से शादी कर लें, क्योंकि ये अच्छे से जानता था कि आपकी सिर्फ 2 बेटियां हैं और अगर उसने अपनी बीवी को आपके घर में जगह दिला दी तो इस पूरी जायदाद का ये मालिक बन जाएगा। और उनका पूरा प्लान ये था कि उनकी बीवी हम दोनों बहनों की परवरिश करेगी और जब हमारी शादी की उम्र हो जाएगी तो उन दोनों के जो 2 लड़के पहले से ही हैं उनसे ये हमारी किसी भी तरह से शादी करवा देंगे और बस सारी जायदाद के खुद मालिक बन जाएंगे और आराम से अपनी जिंदगी काट लेंगे। और इसलिए उस औरत ने अहमद को भी झूठे इल्जाम में फंसाया था कि किसी भी तरह से अलीना की शादी उसके बेटे से हो जाए। मैंने फौरन ही उस लड़की को वहां पर पापा के सामने पेश कर दिया जो उस दिन अहमद के साथ पकड़ी गई थी और उसने सब कुछ वहां कबूल कर लिया कि सुतेली माँ के कहने पर ही पहले उस लड़की ने अहमद को धोखे से बेहोश किया और फिर शराब पिला दी और फिर झूठ दिखा दिया कि इनके बीच कुछ हुआ है। मैंने पापा से कहा कि आपके नाक के नीचे ये औरत इतने सालों से आपको धोखा देती रही लेकिन आप इस पर इतना अंधा यकीन करते थे कि आपने उसकी किसी भी हरकत पर कभी भी शक नहीं किया। अगर उस रात में इसे इस आदमी के साथ नहीं देखती तो शायद ही मुझे भी कभी शक होता। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पापा ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने उस औरत और उसके शौहर को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके पुलिस ने उन दोनों को पापा से छुड़ाया। अलीना का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैंने पापा से कहा कि ये दोनों इतने बड़े मकार हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया और ना सिर्फ अपने इरादों को पूरा करने के लिए उन्होंने इतने लोगों को इसमें शामिल किया बल्कि एक के बाद एक न जाने कितने चाल चलते रहे। लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती ने उनका
उनका भांडा फोड़कर रख दिया। उस औरत के दोनों बेटों की नकली माँ बाप वहां से भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने ही उनको भी पकड़ लिया। इसी बीच मैंने जमीन पर पड़े हुए यासिर के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आ गए। ये देखकर तो वहां खड़े हुए सभी लोग दंग रह गए। पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा से कहा कि दरअसल इनका भांडा फोड़ने के लिए मैंने ही ये चाल चली थी, मैंने ही ये ड्रामा रचाया और उसे नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके जिस्म पर जगह जगह घाव के नकली स्टिकर लगाकर खून छिड़क दिया। ये लोग गम में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी सांसें चल रही हैं। अगर मैं सामने से आपको इनकी सच्चाई बताती तो शायद ही आप लोग मेरी बात पर यकीन करते, लेकिन जब उन्होंने खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल किया तो आज सब कुछ सबके सामने, इसलिए मैंने ये सब कुछ पुलिस की मदद लेकर ही किया ताकि सामने ही सबूत मिल जाए और गवाह भी, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। इसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई और मैं अपने पापा और अलीना के साथ घर वापस लौट आई। पापा ने हमसे माफी मांगी और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल की है। मैंने पापा से कहा कि आप माफी मत मांगे क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। आपने तो अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश के लिए कदम उठाया था, आपको क्या पता था कि परवरिश की आड़ में ये लोग इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। एक हफ्ते के बाद हम लोग एक बार फिर से अहमद के घर वालों से बात करने गए और उन्हें सब कुछ साफ साफ बताया, जिसे सुनकर वो लोग खुद भी दंग रह गए थे। कोई इतनी बड़ी चाल कैसे चल सकते हैं। अगले महीने अलीना की अहमद के साथ शादी हो गई और आज वो एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मैंने अपने और अब्दुल्ला के बारे में पापा को सब कुछ बता दिया और मेरी भी उससे मंगनी हो चुकी है। हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन जो भी हम पर गुजरी है उस घाव के निशान शायद ही पूरी जिंदगी में कभी ठीक हो पाए। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ कि काश वो हमें छोड़कर कभी भी ना गई होती तो आज हम लोगों के साथ ये सब कुछ भी ना हुआ था। दोस्तों, आज की दुनिया में पैसे का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी इंसान हद से ज्यादा नीचे गिर सकता है। पैसों को पाने की खातिर आज इंसानियत खत्म होकर रह गई है और कोई भी भरोसे के काबिल नहीं बचा है।